फायर था, लेकिन आसमान में मौत बरस रही थी। पुतिन शांति की बात कर रहे थे, लेकिन यूक्रेन पर ड्रोन की सबसे बड़ी बारिश हो रही थी। ट्रंप के अंदाज में डील, नेतन्याहू के अंदाज में हमला। क्या पुतिन अब सिर्फ युद्ध नहीं, हाइब्रिड वॉर लड़ रहे हैं? क्या ज़ेलेंस्की को मनोवैज्ञानिक दबाव मिलाकर सरेंडर करवाने का गेम शुरू हो चुका है? क्या कीव अब अगला गाजा बनने जा रहा है? एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूक्रेन अब रूस के ड्रोन अटैक से निपटने के लिए शॉटगन तक का इस्तेमाल कर रहा है। पुतिन ने कहा सीज फायर, ज़ेलेंस्की ने कहा धोखा, और दुनिया ने देखा सीज फायर के बीच यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला। रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस ने दर्जनों नहीं सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें यूक्रेन के कई इलाकों में दाग दी है। यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन ने सीज फायर संधि को सिर्फ एक रणनीतिक ब्रेक की तरह इस्तेमाल किया, ताकि दुनिया के सामने शांति की इमेज बनाई जा सके और जमीन पर हमला जारी रहे। Пообещали помощь и начали раскручивать противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन का सीज फायर सवालों के घेरे में है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर युद्ध विराम तोड़ने के आरोप लगाए। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने हजारों बार सीज फायर का उल्लंघन किया, जबकि यूक्रेन ने कहा कि रूस की सेना लगातार हमले कर रही है। इस दरमियान दोनों देशों के बीच 1,000 युद्ध बंदियों की अदला बदली पर सहमति भी खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। कीव ने पुतिन के उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें यूक्रेन पर कैदियों की अदला बदली के समझौते से इनकार का आरोप लगा। मॉस्को ब्रिगेड के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने रूस के ठिकानों पर तोपों से हमला किया, ड्रोन स्ट्राइक की और कई जगहों पर ग्राउंड अटैक भी हुए। रूस ने ये भी आरोप लगाया कि कीव आर्मी ने क्रीमिया, मॉस्को और बेलगोरोद इलाके में नागरिक ठिकानों को भी निशाना बनाया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूस की सेना सीज फायर का पूरी तरह से पालन कर रही है और अपनी पोजीशन पर बनी हुई है, लेकिन रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने अब तक करीब 9,000 बार सीज फायर तोड़ा है। यूक्रेन ने मॉस्को के दावों को खारिज कर दिया। उल्टा एक दिन में यूक्रेन पर 51 हमलों का दावा किया और बॉर्डर इलाकों में लगातार गोलीबारी का भी आरोप लगाया। Ми будемо діяти абсолютно дзеркально. Сьогодні вони почали добу з обстрілів на фронті. Була штурмова активність, застосовуються дрони. Вчора вони завдавали ще більше повітряних ударів. Були наші дзеркальні відповіді. А завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні. अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या पुतिन वही कर रहे हैं जो नेतन्याहू गाजा में कर रहे हैं? पहले बातचीत की भाषा, फिर दुश्मन को अलग थलग करना और फिर लगातार एयर स्ट्राइक से उसकी मानसिक ताकत को तोड़ना। कीव पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस की तरफ से लगातार ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की आखिरकार झुकेंगे ही, सरेंडर करेंगे और यूक्रेन को रूस की शर्तें माननी ही पड़ेगी। लेकिन ये सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं है। पुतिन ने कीव के खिलाफ हाइब्रिड वॉर लॉन्च कर दिया है। एक तरफ ड्रोन अटैक, दूसरी तरफ साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, तीसरी तरफ प्रोपेगेंडा और चौथी तरफ डिप्लोमेटिक प्रेशर। पुतिन बार बार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध लंबा चलेगा, यूक्रेन थक जाएगा, पश्चिम थक जाएगा और आखिर में ज़ेलेंस्की अकेले पड़ जाएंगे। Пусть приезжает тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся. Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре,
который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу, чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка. पुतिन दावा कर रहे हैं कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हैं, मॉस्को में या किसी थर्ड कंट्री में। लेकिन शर्त ये है कि फाइनल एग्रीमेंट साइन करने के लिए पहले मॉस्को आना पड़ेगा। दिलचस्प बात ये है कि इस पूरे खेल में ट्रम्प फैक्टर भी दिखाई दे रहा है। अमेरिका में ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि वो ईरान के साथ युद्ध को डील के जरिए खत्म कर सकते हैं। पुतिन भी बार बार इसी नैरेटिव की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन साथ में हमला भी जारी है। तो क्या पुतिन अब ट्रंप स्टाइल में खेल रहे हैं? पहले दबाव बनाओ, फिर बातचीत की टेबल पर लाओ और दुश्मन को ऐसी हालत में पहुंचाओ कि वो मजबूरी में आखिरकार समझौता कर ले। उधर जेलेंस्की ने भी खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा, रूस ने हजारों बार सीज फायर तोड़ा और शांति की कोई गंभीर कोशिश नहीं की। यानी दोनों तरफ से ये सीज फायर शब्द सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जमीन पर असली भाषा बारूदी है। They want Ukraine's permission to hold their parade so they can safely take to the streets for an hour once a year and then go back to killing our people and waging war. रूस ने विक्ट्री डे परेड के दौरान अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा की थी, लेकिन उसी दौरान यूक्रेन पर हमले जारी रहे। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस ने चेतावनी तक दी कि अगर मॉस्को के कार्यक्रमों को निशाना बनाया गया तो कीव के सेंटर पर बड़ा मिसाइल अटैक हो सकता है। यानी ये सिर्फ युद्ध नहीं, ये डर का मैसेज है। अब सबसे बड़ा सवाल ये, क्या पुतिन सच में मानते हैं कि जेलेंस्की सरेंडर करेंगे या ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बनाया गया नैरेटिव है? क्योंकि हकीकत ये है कि यूक्रेन अभी भी जवाबी ड्रोन अटैक कर रहा है। रूस के कई इलाकों में हमले हुए और मॉस्को तक सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। मतलब जंग अभी खत्म होने से बहुत दूर है। रूस के खिलाफ 1,500 से ज्यादा दिनों से चल रही इस जंग में अब यूक्रेन भी हाइब्रिड हथियारों से रूस की नींद उड़ा रहा है। कीव की सेना अब रोबोट को भी अपना फ्रंट लाइन सोल्जर बना रही है। यूक्रेन बिना इंसानों वाली लड़ाई में अब 25,000 रोबोट उतारने की तैयारी में है और दावा ये किया जा रहा है कि यूक्रेन के ये रोबोट सैनिक अगले 6 महीने में रूस के खिलाफ मोर्चा संभाल लेंगे। यूक्रेन के रोबोट ऐसी मशीनें हैं जो बारूदी सुरंगें बिछाने, घायल सैनिकों की मदद करने, सामान पहुंचाने के साथ साथ दुश्मनों के ठिकानों पर डायरेक्ट अटैक भी करेंगे। यानी जमीन पर जंग के हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं। शॉर्ट रेंज मिसाइलों की जगह अब ड्रोन ने ले ली है। इंसानों की जगह अब रोबोट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जेलेंस्की ने दावा किया कि अप्रैल में यूक्रेन के फौजी रोबोट ने 10,000 से ज्यादा बार यूक्रेनी सैनिकों की मदद की। यूक्रेन के कमांडर ने दावा किया कि हमारे पास हजारों यूजीवी यानी कि रोबोट हैं, जिसका इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि हम अपने सैनिकों की जान बचा सकें। K2 ब्रिगेड दुनिया की पहली ऐसी सैन्य ब्रिगेड है जो पूरी तरह से बिना इंसानों वाली जमीनी लड़ाई के लिए समर्पित है। रूस लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन अब लंबी जंग लड़ने की हालत में नहीं है। कीव पोस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को का पूरा नैरेटिव अब इस बात पर फोकस कर रहा है कि आखिरकार जेलेंस्की को रूस की शर्तें माननी ही पड़ेगी। यानी पुतिन सिर्फ जमीन नहीं जीतना चाहते, वो यूक्रेन की राजनीतिक इच्छा शक्ति तोड़ना चाहते हैं। लेकिन इस पूरी लड़ाई में अब सबसे बड़ा हथियार बन चुका है ड्रोन। रूस के शाहिद ड्रोन लगातार यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन भी मॉस्को और रूस के अंदर तक ड्रोन भेज करके जवाब दे रहा है। यूक्रेन ने दावा किया कि उन पर एक मिसाइल, 50 से ज्यादा ड्रोन हमले और 1,500 से ज्यादा ग्राउंड अटैक हुए। रूस ने दावा किया उन पर 7,000 से ज्यादा ड्रोन और 1,000 से ज्यादा आर्टिलरी हमले हुए, जबकि 12 ग्राउंड हमले हुए। यानी अब ये टैंक बनाम टैंक की जंग नहीं रही, ये जंग अब लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट वॉर बन चुकी है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया यूक्रेन अब छोटे FPV ड्रोन और ऑटोमेटिक टरेट सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ा रहा है ताकि रूस की बड़ी सेना को रोका जा सके। रूस मिसाइलों से दबाव बना रहा है,
यूक्रेन ड्रोन से जवाब दे रहा है। दोनों देशों ने जंग को एआई और मशीनों की लड़ाई बना दिया है। उधर यूरोप और अमेरिका की चिंता भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर ये जंग इसी तरह लंबी चलती रही तो इसका असर सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। ऊर्जा संकट, हथियारों की होड़ और नेटो बनाम रूस का तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं ये हाइब्रिड वॉर सीधे यूरोप के अंदर साइबर अटैक और राजनीतिक अस्थिरता में न बदल जाए। कुछ वेस्टर्न एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस अब सिर्फ यूक्रेन से नहीं लड़ रहा, बल्कि वो पूरे पश्चिमी गठबंधन की ताकत का आकलन कर रहा है। तो सवाल यही है, क्या पुतिन यूक्रेन को सैन्य ताकत से नहीं बल्कि मानसिक दबाव से हराना चाहते हैं? क्या ट्रंप की डील पॉलिटिक्स और नेतन्याहू की सर्जिकल स्ट्राइक स्ट्रेटेजी का मिला-जुला मॉडल अब रूस अपना रहा है? और क्या दुनिया एक ऐसे युद्ध को देख रही है जहां सीज फायर सिर्फ कैमरे के लिए होता है और असली हमला अंधेरे में ड्रोन करते हैं? यूक्रेन अभी झुका नहीं है, लेकिन पुतिन का संदेश बिल्कुल साफ है, या तो मानो या फिर लगातार टूटते रहो। Если кто-то нам хочет помочь и делает это, а мы видим, что сегодняшняя администрация США и президент Соединенных Штатов искренне, я хочу это подчеркнуть, искренне стремятся к урегулированию. Им явно этот конфликт не нужен, у них много других приоритетных задач, то мы за это только им благодарны. Но это прежде всего дело России и Украины. एक तरफ पुतिन का दावा, दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की चुनौती, और बीच में दुनिया जो ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये युद्ध खत्म कैसे होगा, क्योंकि अब ये सिर्फ रूस बनाम यूक्रेन नहीं रहा, ये 21वीं सदी के उस नए युद्ध का ट्रेलर है जहां दुश्मन को हराने से पहले उसे मानसिक, आर्थिक और तकनीकी तौर पर थकाया जाता है। और शायद यही वजह है कि सीज फायर के बीच भी युद्ध पहले से ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। लेकिन इस जंग में अब एक और बड़ा बदलाव दिखाई देने लगा है, और वो है डेटा वॉर। रूस और यूक्रेन अब सिर्फ मैदान में नहीं लड़ रहे, बल्कि सोशल मीडिया, सैटेलाइट इमेज और डिजिटल इंटेलिजेंस के जरिए भी एक दूसरे पर बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ड्रोन अटैक के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, तो कहीं दुश्मन के नुकसान के आंकड़ों को हथियार बनाया जा रहा है। रूस ने कहा यूक्रेन टूट रहा है, यूक्रेन ने कहा रूस थक रहा है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ कम्युनिकेशन वॉर भी लड़ते दिख रहे हैं। यही वजह है कि अब मिसाइल अटैक के साथ एक नैरेटिव अटैक भी चलता जा रहा है। एक तरफ पुतिन दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि रूस अब भी कंट्रोल में है, लेकिन दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर मदद रुकी तो रूस और आक्रामक हो जाएगा। और शायद इसी वजह से सीज फायर के बीच भी दोनों देश अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं।